सबसे कॉमन सोर्स जिससे यह हेपेटाइटिस बी फैलता है वो होता है मदर से बच्चे में प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के वक्त होने का रिस्क इसमें रहता है। तो हेपेटाइटिस बी क्या बाकी जितने भी हेपेटाइटिस हैं उनसे डेंजरस है? इसका रेट ऑफ इन्फेक्टिविटी बहुत हाई है। अगर मैं आपको बताऊं तो आप आश्चर्य करेंगे कि ये HIV वायरस से 1000 गुना ज़्यादा इन्फेक्टिव है। तो इसको इन्फेक्शन फैलाने के लिए बहुत कम मात्रा में ब्लड की ज़रूरत होती है। कितने सालों तक लक्षण नहीं दिखाई दे सकते हेपेटाइटिस बी के? इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो इन्फेक्शन आता है, जैसे मैंने कहा कि मदर से बेबी में, तो या तो डिलीवरी के टाइम पे आएगा या इनिशियली 5 इयर्स के दौरान ही ये इन्फेक्शन हो जाता है। रफली 90% केसेस में ये इन्फेक्शन इसी तरह से हो जाता है और रफली 30 साल तक 40 साल तक पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होते हैं। जो सिम्टम्स फिर उनमें क्या कुछ दिखाई देते हैं या पूरे 30-40 साल भी वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं? जैसे बुखार आना, जोड़ों में दर्द होना, थकान होना, ये सिम्टम्स होते हैं जो कि एक्यूट इन्फेक्शन में होते हैं। और कभी कभी ये इन्फेक्शन इतने माइल्ड होता है कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि उसको ये इन्फेक्शन हुआ है। और कभी कभी ये इतना सीवियर भी हो सकता है कि लीवर को डायरेक्ट डैमेज करके लीवर फेल तक कर सकता है। तो हेपेटाइटिस बी लिवर फेलियर तक कैसे पहुंच जाता है? उसमें इनिशियली जो इंजरी लीवर में होती है वो डायरेक्ट वायरस लीवर की सेल्स को डैमेज करता है। अगर वो डैमेज बहुत ज़्यादा हो तो उसकी वजह से लीवर फिर सपोज वो 70-80% लीवर सेल्स डैमेज हो जाएं तो लीवर उस कंडीशन में पहुंच जाता है कि जिसमें कि लीवर फेल हो सकता है। क्या ऐसे कंडीशंस हो जाते हैं बॉडी में कि हेपेटाइटिस बी से लिवर कैंसर, लिवर सिरोसिस या लिवर फेलियर के चांसेस हो जाते हैं? अधिकतर तो यह डिपेंड करता है कि बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है। जैसे मैंने कहा है कि अगर अर्ली स्टेजेस में हुआ है, बच्चों में हुआ है, तो यह प्रोग्रेस करके धीरे धीरे क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस एंड सिरोसिस कर सकता है। तो सिरोसिस से लीवर कैंसर डेवलप होता है। उसमें जेनेटिक कैन प्ले ए रोल कि अगर आपके फैमिली में पहले से कैंसर की हिस्ट्री है या लीवर कैंसर की हिस्ट्री है तो उसमें स्क्रीनिंग और इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ब्लड कांटेक्ट से हेपेटाइटिस भी फैलता है? जरूर, ब्लड कांटेक्ट से जरूर फैलता है। 4 लोग हैं और चारों को डेंटल कैरीज है, दांत की बीमारी है, और वो लोग एक ही सेब खाएं तो उस ब्लड से भी हेपेटाइटिस बी एक दूसरे में फैल सकता है। हेपेटाइटिस बी हो गया तो लाइफ टाइम ट्रीटमेंट चलता है? यस, लाइफ टाइम ट्रीटमेंट। कुछ कंडीशन में तो ये हेपेटाइटिस बी इवन लाइफ लॉन्ग भी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। आपको नुकसान भी दे सकता है क्योंकि अगर वायरस जब सडनली रिएक्टिवेट होगा तो ये आपके एक साथ लीवर को डैमेज कर सकता है। ओके, हेपेटाइटिस बी हो गया उसके बाद भी वो बहुत इजीली ट्रीटेबल हो जाता है, सही हो जाते हैं, और कुछ लोगों में केसेस एकदम वर्स हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? अगेन ये इम्यून सिस्टम पे ही रिस्पॉन्स पे ही डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बिहेव करता है, वायरस को कैसे क्लियर करने की कोशिश करता है। हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड सिरोसिस इस कॉमन कारण, इसकी वजह से डेथ हो सकती है। और ये देखा गया है कि रफली 6 लाख डेथ पर ईयर इंडिया में हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड होती है। इंडिया में हेपेटाइटिस बी एक टिकलिंग बॉम्ब बन चुका है। इंडिया में 40 मिलियन से ज़्यादा लोग इस वायरस के कैरियर हैं, और सबसे स्कैरी पार्ट तो ये है कि 80% लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनके शरीर में ये वायरस है और वो इसके सिम्टम्स को लाइफ टाइम तक कैरी करते रहते हैं, और उन्हें पता तब चलता है जब सिचुएशन एकदम वर्स हो चुकी होती है और उनकी कंडीशन पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है। लेकिन आखिर ये हेपेटाइटिस बी होता क्यों है? ये बाकी हेपेटाइटिस से अलग कैसे है? क्या इसके लिए कोई वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है, और अगर है तो फिर हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं? और इसके बारे में तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ एनबीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट में जुड़े हैं डॉक्टर नितिन मांगले। तो डॉक्टर, सबसे पहले सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर जो हैं वो कंसल्टेंट मेडिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी हैं मणिपाल हॉस्पिटल में, जिनसे आज के इस पॉडकास्ट में हम हेपेटाइटिस बी के बारे में सब चीज़ें विस्तार से जानेंगे। डॉक्टर, सबसे पहले ये बताइए कि इंडिया में हेपेटाइटिस बी के केसेस इतने ज़्यादा कॉमन क्यों हैं? हेपेटाइटिस बी एक वायरस से होने वाली बीमारी है क्योंकि ये वायरस अधिकतर दूषित खून से या निडल से फैलता है। तो इसका, और इसमें इनिशियल स्टेजेस में कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो पेशेंट को अधिकतर समय यह पता ही नहीं चलता है कि वह हेपेटाइटिस बी रोग से पीड़ित है। इसमें सिम्टम्स तब होते हैं जब बीमारी बहुत बढ़ चुकी होती है, लीवर काफ़ी ख़राब हो चुका होता है, तभी पीलिया और अधिक सिम्टम्स आते हैं। और यह कॉमन इसलिए है क्योंकि इंडिया में अभी भी वैक्सीनेशन का स्प्रेड उतना नहीं पहुंच पाया जितना कि पहुंचना चाहिए। और दूसरा, अभी भी दूषित रक्त, आईवी ड्रग अब्यूज़र्स, इनसे यह फैलता है।
और सबसे कॉमन सोर्स जिससे यह हेपेटाइटिस बी फैलता है वो होता है मदर से बच्चे में प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के वक्त होने का रिस्क इसमें रहता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मदर की स्क्रीनिंग हो ताकि इससे बचाव किया जा सके। ओके, तो डॉक्टर जैसा आपने कहा कि ये सारे चीज़ें होती हैं जो हेपेटाइटिस बी को फैलाने में या होने में जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं, तो हेपेटाइटिस बी क्या बाकी जितने भी हेपेटाइटिस हैं उनसे डेंजरस है या कैसे है? देखिए 5 तरह के वायरस होते हैं जो कि हेपेटाइटिस कर सकते हैं। हेपेटाइटिस आम बोलचाल की भाषा में होता है लीवर की सूजन। तो यह 5 तरह के वायरस से इस तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। इसमें A, B, C, D एंड E। A एंड E यूजली पानी के दूषित होने से फैलते हैं, जैसे कि आम पीलिया होता है जो दूषित खाने से, दूषित पानी पीने से उनसे हो सकता है। B, C और D जो वायरस इन्फेक्शन है यूजली ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से ही फैलते हैं। तो यह साथ रहने से, साथ में खाना खाने से या कैजुअल कांटेक्ट से नहीं होते हैं। यह तभी होंगे जब कोई दूषित ब्लड किसी व्यक्ति को चढ़ेगा या कोई नीडल है जिसमें कि दूषित ब्लड है, उसके संक्रमण से ही ये BCD इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस वायरस से डिफरेंस इस तरह से है कि इसका रेट ऑफ इन्फेक्टिविटी बहुत हाई है। अगर मैं आपको बताऊं तो आप आश्चर्य करेंगे कि ये HIV वायरस से 1000 गुना ज़्यादा इन्फेक्टिव है। तो इसको इन्फेक्शन फैलाने के लिए बहुत कम मात्रा में ब्लड की ज़रूरत होती है। इवन अगर एक घर में 4 लोग हैं और चारों को डेंटल कैरीज है, दांत की बीमारी है, और वो लोग एक ही सेब खाएं तो उस ब्लड से भी हेपेटाइटिस बी एक दूसरे में फैल सकता है। तो इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हेपेटाइटिस बी की HIV और SCV से बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये कॉमनली पाया जाता है। ओके, तो जैसे आपने कहा कि हेपेटाइटिस बी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और आपने ये चीज़ भी कही कि बहुत ही ज़्यादा एसिम्प्टोमेटिक होता है, शुरुआती लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। कितने सालों तक लक्षण नहीं दिखाई दे सकते हेपेटाइटिस बी के? मोस्ट ऑफ द टाइम जो इन्फेक्शन आता है, जैसे मैंने कहा कि मदर से बेबी में, तो या तो डिलीवरी के टाइम पे आएगा या इनिशियली 5 ईयर्स के दौरान ही ये इन्फेक्शन हो जाता है। कभी रफली 90% केसेस में ये इन्फेक्शन इसी तरह से हो जाता है और रफली 30 साल तक, 40 साल तक पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होते हैं। उसको पता तभी चलता है या तो हम रूटीन स्क्रीनिंग करें, जैसे कि आजकल हम कोई पेशेंट किसी ऑपरेशन के लिए गए और हमने उसमें टेस्ट किया तो पता चला कि वो हेपेटाइटिस बी से पीड़ित हैं। अदरवाइज वरना जब लीवर काफ़ी ख़राब हो जाता है या जॉन्डिस डेवलप होता है तभी पेशेंट को पता चल पाता है कि वो हेपेटाइटिस बी से पीड़ित है, तो उसमें कम 30 से 40 साल भी लग सकते हैं। 30 से 40 साल मैक्सिमम टाइम लग सकता है। और जो सिम्टम्स फिर उनमें क्या कुछ दिखाई देते हैं या पूरे 30-40 साल भी वो एसिम्प्टोमेटिक रहता है? हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो 2 तरह से सिम्टम्स करता है। एक इनिशियल स्टेजेस में सिम्टम होते हैं जिसको हम कहते हैं एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। उसमें इनिशियल सिम्टम्स होते हैं जैसे आम किसी भी वायरल इन्फेक्शन में हो सकते हैं, जैसे बुखार आना, जोड़ों में दर्द होना, थकान होना, ये सिम्टम्स होते हैं जो कि एक्यूट इन्फेक्शन में होते हैं। और कभी कभी ये इन्फेक्शन इतने माइल्ड होता है कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि उसको ये इन्फेक्शन हुआ है। और कभी कभी ये इतना सीवियर भी हो सकता है कि लीवर को डायरेक्ट डैमेज करके लीवर फेल तक कर सकता है। इवन 0.1 to 1% केसेस में ये लीवर को फेल भी कर सकता है और उस केस में हमें फिर ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अधिकतर केसेस में ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है और जब सिम्टम्स आते हैं तब सिम्टम्स हो सकते हैं कि आँखों में पीलापन आना, पेट के दाएं हिस्से में ऊपर की तरफ डिस्कम्फर्ट या दुखन होना या खून की उल्टी होना, बेहोशी होना। ये सिम्टम तब आते हैं जब पेशेंट सिरोसिस नामक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और उसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, तो आपने जैसे कहा कि स्टार्टिंग में तो एसिम्प्टोमेटिक होंगे नहीं, सबसे पहले होंगे भी, तो जो जो आपने लक्षण बताया डॉक्टर वो कॉमन किसी भी इंसान को नॉर्मल फ्लू में या कुछ आम दर्द भी होता है तो उसमें भी हो सकता है इस तरह के इन्फेक्शन, एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन या अर्ली स्टेजेस में इस तरह के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। ओके, तो फिर इसमें कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये हेपेटाइटिस बी नहीं है, ये नॉर्मल हमारा जो दर्द है वही है? देखिए इसमें तो डिफरेंशिएट करने का कोई तरीका नहीं है। थोड़ा सा कुछ केसेस में ये देखा गया है कि सिम्टम्स ज़्यादा मार्क्स होते हैं, जोड़ों में दर्द ज़्यादा होगा, कुछ स्किन रैशेस भी हो सकते हैं। तो ये अदरवाइज किसी भी वायरल इन्फेक्शन में अर्ली स्टेजेस में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि ये हेपेटाइटिस बी की वजह से या किसी और वायरस की वजह से है। ओके, तो जैसे अर्ली सिम्टम्स में डिटेक्ट नहीं कर पाए, सिम्टम्स आपने हमें बता दिए। आपने कहा कि 0.1 से 0.2% में ऐसा हो सकता है कि लिवर फेल तक के चांसेस हो सकते हैं हेपेटाइटिस बी में। तो हेपेटाइटिस बी लिवर फेलियर तक कैसे पहुंच जाता है? उसमें इनिशियली जो इंजरी लीवर में होती है वो डायरेक्ट वायरस लीवर की सेल्स को
डैमेज करता है। अगर वो डैमेज बहुत ज़्यादा हो तो उसकी वजह से लीवर फिर सपोज वो 70-80% लीवर सेल्स डैमेज हो जाएं तो लीवर उस कंडीशन में पहुंच जाता है कि जिसमें कि लीवर फेल हो सकता है। उस कंडीशन में पेशेंट को बेहोशी आना, पीलिया होना, पेट में पानी आना, इस तरह के सिम्टम हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में इवन ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ओके अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि लिवर मतलब इस स्टेज पर पहुंच जाता है कि लिवर फेलियर हो जाता है, तो अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हुआ है तो क्या उसके बाकी बॉडी ऑर्गन्स भी अफेक्ट होते हैं? इनिशियल स्टेजेस में, क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, कभी कभी ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ को क्रिएट कर सकता है कि पेशेंट जब बॉडी वायरस को क्लियर करने की कोशिश करती है तो उसके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, वही एंटीबॉडीज़ अपने ही ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती हैं। तो कुछ लोगों को उसके बाद देखा गया है कि कोई इलनेस और भी, कि जैसे जो आर्थराइटिस हो सकता है, नेफ्राइटिस हो सकता है, इवन किडनी के भी रोग हो सकते हैं वायरल हेपेटाइटिस बी के बाद में। ये फिर चांसेस कितने लोगों में ज़्यादा रहते हैं? चांसेस कम ही लोगों में होता है इस तरह के इन्फेक्शन और ऑर्गन डैमेज होने का, बट प्रेडोमिनेंटली ये, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि शुरुआती तौर में ये लीवर को ही अफेक्ट करता है, तो प्रेडोमिनेंटली लीवर को ही डैमेज करता है, लेकिन कुछ परसेंट केसेस में यह और ऑर्गन को भी बिकॉज ऑफ द इम्यूनोलॉजिकल इंजरी ये डैमेज कर सकता है। तो जैसे आपने कहा कि लिवर को ही मोस्टली डैमेज करता है ये, तो क्या इससे लिवर के फंक्शंस अफेक्ट होते हैं? डेफिनेटली इससे लीवर के फंक्शन अफेक्ट होते हैं, क्योंकि लीवर जो बॉडी में मेजर ऑर्गन है, ये करीब 1 से 1.5 किलो का ऑर्गन है, जो कि लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी में, एंड लार्जेस्ट ग्लैंड है जो कि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे शरीर में ज़रूरत है इसकी। तो इसकी जब डायरेक्ट डैमेज होता है तो उसकी वजह से लीवर के फंक्शन अफेक्टेड होते हैं। उसकी वजह से भूख ना लगना, पीलिया होना, आपका खून ना बनना, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। ओके तो जैसे अगर लिवर को ये इतना डैमेज करता है धीरे धीरे, अगर 30-40 साल में लिवर डैमेज हो रहा है, तो इतने डैमेज के बाद क्या चांसेस होते हैं सही होने के या नहीं? देखिए, उसमें 2 स्टेजेस होती हैं हेपेटाइटिस बी की वजह से। एक होता है कि एक्यूट इन्फेक्शन के बाद में क्रॉनिक कैरियर स्टेट, उसमें वायरस इन्फेक्शन हुआ, वायरस बॉडी में जाके बैठ जाता है और बॉडी को डैमेज नहीं करता है। अच्छा। तो दैट इज कॉल्ड इनएक्टिव कैरियर स्टेट। उसमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। बाद में 40 साल बाद समहाउ कुछ पेशेंट में ये रिएक्टिवेट हो सकता है, बट जब ये रिएक्टिवेट होगा तो लीवर को डैमेज करेगा। कुछ 20 से 30% केसेस में ये लीवर को डैमेज करता रहता है कंटिन्यूअसली, और उस केसेस में ये 20 से 30 साल के बाद में सिरोसिस नामक बीमारी कर सकता है, जिसकी वजह से लीवर सिरोसिस कंडीशन में पहुंच जाता है और उसके फिर कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं। ओके तो जैसे आपने कहा कि 2 तरह के हेपेटाइटिस बी हो सकते हैं, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। नॉर्मली जब भी वायरल इन्फेक्शन होगा कोई, तो एक्यूट इवेंट से शुरू होता है। एक्यूट बॉडी में वायरस आया, उसने डायरेक्ट डैमेज किया, एंड उसके बाद वो बॉडी क्योंकि उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो बॉडी उसको कंट्रोल कर लेती है। बट समहाउ अगर इम्यून मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग नहीं है तो वो बॉडी में ही रह सकता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि अगर जन्म से 5 साल की एज में अगर वायरस इन्फेक्शन होता है ये, तो 90% केसेस में ये क्रॉनिक स्टेज में पहुंच जाता है, क्योंकि इम्यून मैकेनिज्म इतना डेवलप नहीं होता है। और क्रॉनिक में ये धीरे धीरे होता है। और अगर यही इन्फेक्शन एडल्ट में होता है तो क्योंकि इम्यून मैकेनिज्म अच्छा होता है तो उसमें केवल 10 to 15% चांसेस होते हैं कि क्रॉनिसिटी में कन्वर्ट। तो टाइमिंग ऑफ इन्फेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि वो डिसाइड करते हैं कि क्रॉनिसिटी होगी या नहीं होगी। ओके तो जैसे क्या एक्यूट में अगर हेपेटाइटिस बी हुआ तो तुरंत में कुछ सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं या तुरंत? एक्यूट स्टेज में जैसे मैंने बताया, किसी भी वायरल इन्फेक्शन की तरह शरीर में दर्द होना, बुखार आना, शरीर में स्किन रैशेज होना, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, थकान होना, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। और वर्स्ट केसेस में वो फिर क्या लिवर वो लिवर फेलियर तक जा सकता है। हेपेटाइटिस बी वर्स्ट केसेस में लिवर फेलियर तक जा सकता है अगर एक्यूट है एक्यूट है। और क्रॉनिक है तो धीरे धीरे डैमेज करेगा एंड लिवर सिरोसिस कर देगा। ओके तो आपने यहाँ पे एज की भी बात की कि ये एज पर और टाइमिंग्स पर डिपेंड करता है, कि तो क्या बच्चों में हेपेटाइटिस बी का जो इन्फेक्शन है वो अलग तरह का होगा, अडल्ट्स में अलग तरह का होगा? नहीं, इन्फेक्शन तो सेम ही रहता है, बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि बच्चों में इम्यून रिस्पॉन्स कम होता है तो इसलिए वो उसको क्लियर नहीं कर पाते और इसलिए वो बॉडी में रह जाता है। एडल्ट में इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा होने की वजह से वो लोग उसको क्लियर कर देते हैं, बट उसी तरह से बच्चों में एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन अर्ली स्टेज में ज़्यादा कॉमनली है, एडल्ट में वही इन्फेक्शन
पेशेंट को सिम्टम करेगा कि जॉन्डिस हो रहे हैं, पेशेंट को उल्टियाँ हो रही हैं, पेशेंट को इवन एडमिट भी करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, ताकि वो क्रॉनिक की तरफ ना जाए। ठीक है, या लिवर फेलियर की तरफ कोई सिम्टम तो नहीं हो रहे नहीं हो रहे। तो जैसे अगर अडल्ट्स को हेपेटाइटिस बी हुआ, उनको सिम्टम्स दिखे तो वो बता सकते हैं। बच्चों में अगर हेपेटाइटिस बी हो रहा है तो फिर वो कैसे बताएं? यूजली वो ये वैसे भी मैंने कहा कि ना कि उसमें इन्फेक्शन ये सिम्टोमेटिक या बहुत माइल्ड इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो वो पता ही नहीं चलता है। तो जैसे अगर मतलब अगर 4-5 साल के बच्चे हैं तो उनमें तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं पेरेंट्स पे, बट जो एकदम अभी पैदा हुआ, क्योंकि आपने कहा कि प्रेगनेंसी में सबसे हाई रिस्क होता है कि मदर से बेबी में होने का, तो फिर वहाँ कैसे डिटेक्ट किया जाता है हेपेटाइटिस बी? उसका तरीका केवल एक ही है कि अगर मदर, यूजली हम लोग प्रेगनेंसी में ही स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं कि मदर हेपेटाइटिस बी से पीड़ित है या नहीं है। और अगर वो इन्फेक्शन होता है तो हम कुछ टेस्ट करके देखते हैं कि वेदर इन्फेक्टिविटी कितनी है, इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है या कम। अगर हमको लगता है कि भाई इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है या वायरल लोड की वायरस की मात्रा कितनी है, अगर वायरस की मात्रा बहुत ज़्यादा है और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा है तो उसमें हम 32 वीक्स में प्रेगनेंसी में दवाई शुरू करते हैं ताकि मदर से बेबी में ट्रांसमिट ना हो वायरस। और दूसरा इम्पॉर्टेंट होता है कि डिलीवरी के 12 से 24 घंटे में एक वैक्सीन होता है जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन, वो बच्चे को जरूर मिल जाए। ठीक है, तो वैक्सीन के बारे में हम आगे बात करेंगे, पहले हम लोग टेस्ट की बात कर लेते हैं। अगर किसी को सिम्टम्स दिख रहे हैं तो वो जाएगा ऑब्वियसली टेस्ट कराने के लिए। अगर किसी को सिम्टम्स नहीं है तो क्या हर साल हेपेटाइटिस बी का टेस्ट कराना चाहिए? नहीं, हर साल कराने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि अगर हम एक बार करा लेते हैं और आप हाई रिस्क प्रोफेशन में नहीं हैं, जैसे कि हाई रिस्क प्रोफेशन होते हैं कि आप मेडिकल फील्ड में हैं, वेटनरी हैं, लैब में काम करते हैं जहाँ पर कि आपको निडल प्रिक होने के चांसेस ज़्यादा है, या आपका ब्लड से कांटेक्ट रहता है, तो आपको उसमें वैक्सीनेशन पहले ही करा लेना चाहिए। और उसमें आप बीच बीच में टेस्ट करा के देख सकते हैं कि आपका वैक्सीनेशन अप्रोप्रिएट है या नहीं है। अदरवाइज जनरल पब्लिक में अगर आपने एक बार टेस्ट करा लिया तो अगर वो निगेटिव है तो फिर रिपीट टेस्ट की जरूरत नहीं है। ओके, और कितने दिन तक फिर रिपीट टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती? रिपीट टेस्ट कराने की इसमें दोबारा जरूरत नहीं है। कौन सा टेस्ट होता है? आपको कोई फिर निडलिस्टिक इंजरी ना हो। वैसा होगा। और कौन से टेस्ट होता है हेपेटाइटिस बी डिटेक्ट करने के लिए? सबसे पहला टेस्ट हम जो लोग करते हैं वो करते हैं HBsAg, जिसको हम ऑस्ट्रेलिया एंटीजन कहते हैं। ओके, दैट इज ए रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट, और यह एक किट के फॉर्म में अवेलेबल है, जिसमें स्ट्रिप पर हम टेस्ट करते हैं। एक बूंद ब्लड से भी हमें पता लगा सकते हैं कि उसमें हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है या नहीं है। नहीं है। और ये कितने दिन में फिर इसके रिपोर्ट से रिजल्ट आ जाता है? इसकी रिपोर्ट तुरंत आ जाता है। और इसके अलावा और कोई टेस्ट है कि यही एक टेस्ट है? ये टेस्ट केवल हम स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो इसको अगर ये फर्स्ट टेस्ट किया जाता है, कुछ 1 से 2% केसेस में ऐसा भी होता है कि ये हेपेटाइटिस बी होने के बाद भी निगेटिव हो सकता है। तो उस केस में अगर हमें सस्पिशन बहुत ज़्यादा है तो हम फिर हेपेटाइटिस बी DNA और टेस्ट करा के देख सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी तो नहीं है। ओके, तो ये क्या टेस्ट कराने से पहले कुछ प्रिकॉशंस भी लेने होते हैं? क्योंकि बहुत सारे मोस्टली जब टेस्ट कराने जाओ तो खाना नहीं खाना है। नहीं, इसके लिए ऐसा कोई प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है, आप कभी भी इस टेस्ट को करा सकते हैं। यहाँ एक बात ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके परिवार में किसी को भी हेपेटाइटिस बी कभी भी हुआ है तो उसके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं, जितने भी परिवार के मेंबर हैं, सबका टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए किसी भी स्टेज में, ताकि अगर वो निगेटिव हैं तो उनको वैक्सीनेशन किया जा सके, और अगर वो पॉजिटिव हैं तो उनको इवैल्यूएट करके उनको सिरोसिस स्टेज तक पहुंचने से पहले ट्रीटमेंट किया जा सके। ओके, तो आपने जैसे फैमिली हिस्ट्री की बात की, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में हेपेटाइटिस बी है तो उनकी आगे वाले जनरेशन में जेनेटिक टेस्टिंग कितना मैटर करता है? देखिए, क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है तो इसमें जेनेटिक टेस्टिंग का कोई रोल नहीं है, अनटिल अनलेस कि अगर आपकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है और हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन लीवर कैंसर कर सकता है, तो उस केस में कुछ जेनेटिक टेस्ट अभी तो नहीं हम लोग करते हैं ज़्यादा इंडिया में, बट वो एक टेस्ट पॉसिबिलिटी बनती है कि हम आगे कर सकते हैं। फॉर हेपेटाइटिस बी के लिए कोई जेनेटिक टेस्टिंग की जरूरत नहीं होती है। आपने कहा कि हेपेटाइटिस बी लिवर कैंसर भी कर सकता है, लिवर सिरोसिस भी कर सकता है, लिवर फेलियर भी हो सकता है। इससे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करिए कि क्या ऐसे कंडीशंस हो जाते हैं बॉडी में कि हेपेटाइटिस बी से लिवर कैंसर, लिवर सिरोसिस या लिवर फेलियर के चांसेस हो जाते हैं? अधिकतर तो यह डिपेंड करता है कि बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है। जैसे मैंने कहा कि अगर अर्ली स्टेजेस में हुआ है, बच्चों में हुआ है, तो यह प्रोग्रेस करके धीरे धीरे क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस एंड सिरोसिस कर सकता है। ठीक है। एंड जेनेटिक्स का रोल आता है कि जब सिरोसिस से लीवर कैंसर डेवलप होता है, उसमें जेनेटिक कैन प्ले ए रोल कि अगर आपके फैमिली में पहले से कैंसर की हिस्ट्री है या लीवर कैंसर की हिस्ट्री है, तो उसमें स्क्रीनिंग और इम्पोर्टेंट हो जाती है कि हम इवन उन केसेस में
और डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि कहीं पेशेंट को कितना रिस्क है लीवर कैंसर का। और दूसरा यह है कि और अर्ली स्टेज में, जैसे अगर आपके पहले मेंबर को 50 साल की उम्र में आपको कैंसर हुआ है लीवर का, हाँ। तो हम उससे 10 साल पहले ही स्क्रीनिंग करना शुरू करते हैं, क्योंकि अगली जनरेशन में वो होने का रिस्क और जल्दी हो जाता है। करेक्ट, ओके। तो डॉक्टर, हमारे पास में बहुत सारे लोगों के मिथ्स हैं। बेसिकली हेपेटाइटिस बी फैलता किन किन माध्यमों से है, तो हमने एक लिस्ट निकाली है। आप प्लीज बताइएगा कि क्या इस माध्यम से हेपेटाइटिस बी फैल सकता है या नहीं। आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। सबसे पहला है कि ब्लड कॉन्टैक्ट से हेपेटाइटिस बी फैलता है। जरूर, ब्लड कॉन्टैक्ट से जरूर फैलता है। ओके, तो क्या फिर ब्लड कॉन्टैक्ट से फैलने का क्या हो सकता है कि अगर किसी का खून हमारे शरीर में लग गया उससे फैल सकता है, या यूजली तो ये जैसे कि ब्लड प्रोडक्ट हैं, जो ब्लड डोनेशन होता है या ऑर्गन डोनेशन होता है, तो उसमें आजकल ब्लड बैंक इतने एडवांस हो गए हैं कि हम लोग पहले ही स्क्रीनिंग कर लेते हैं। बट अभी भी स्टिल इंडिया में कुछ एरियाज हैं जहाँ पर कि प्रॉपर स्क्रीनिंग के बिना ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, उससे रिस्क रहता है कि हेपेटाइटिस बी। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि एक तो जितने भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो वो ब्लड स्क्रीनिंग करके हो कि कोई हेपेटाइटिस बी से दूषित तो नहीं है, उनकी स्क्रीनिंग प्रॉपरली हो। ठीक है। ये कि हेपेटाइटिस बी क्या जंक फूड या अनहेल्दी फूड खाने से भी फैल सकता है? जंक फूड अनहेल्दी फूड से नहीं फैलता। ओके। साथ में रहने से, कैजुअल कांटेक्ट से नहीं फैलता। ठीक है। ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज में, उनमें हेपेटाइटिस बी फैलने का सिर्फ उनकी मदर ही कैरियर होती है। मदर से ही बच्चों में फैलता है। ओके। सेक्सुअल कांटेक्ट करने से भी हेपेटाइटिस बी फैल सकता है? सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। ओके। सलाइवा के यूज से भी फैल सकता है? सलाइवा से तो नहीं, पहले सलाइवा में तो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, बट उसकी मात्रा इतनी कम होती है कि वो एक दूसरे से स्प्रेड नहीं होता नहीं हो सकता। ओके। तो जैसे आपने कहा ना कि सेक्सुअल कांटेक्ट से भी फैल सकता है, तो एचआईवी का भी आई थिंक एक ये भी है माध्यम उससे फैलने का। तो अगर कॉन्डम यूज कर रहे हैं लोग या प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं तो चांसेस कम होते हैं इसके फैलने के? कॉन्डम इज वेरी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग ये जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए बेस्ट मेथड है। ओके, ठीक है। एक और है कि आप अगर साथ बैठ के खाएंगे तो हेपेटाइटिस भी फैल नहीं हो सकता। साथ बैठ के खाने से, सेम प्लेट में शेयर करने से भी वो नहीं सकता है। ओके, इससे नहीं फैलता है। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड या फिर वजाइनल फ्लूइड से, इन सब से कुछ फैल सकता है हेपेटाइटिस बी? वजाइनल फ्लूइड में भी मात्रा बहुत कम होने की वजह से नहीं फैलता है यूजुअली। ओके। यूटीआई पब्लिक टॉयलेट यूज करने से भी फैल सकता है हेपेटाइटिस बी? नहीं फैलेगा। ओके। सेम यूटेंसिल में अगर साथ में खा रहे हैं तो उससे भी फैल। और अगर हम लोग का कांटेक्ट हो रहा है, फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, तो अगर मिल रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, बैठ के बात, कैजुअल कांटेक्ट से तो नहीं होगा, बट अगर कॉम्बैटिंग आपका कांटेक्ट है एंड इफ यू हैव ए कट एंड अपोजिट पर्सन आल्सो हैज ए कट, देन इट कैन स्प्रेड बाय द ब्लड। ओनली इट कैन स्प्रेड बाय द ब्लड ओनली। तो अगर आपके भी कट लगा हुआ है, दूसरे के भी कट लगा हुआ, तो उससे ब्लड कांटेक्ट से स्प्रेड कर सकता है। अदरवाइज वैसे कैजुअल कांटेक्ट से ये स्प्रेड नहीं करता है। ठीक है। एक और है कि हवा में भी फैलता है हेपेटाइटिस बी? हवा से नहीं फैलता, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो डॉक्टर ये बताइए कि अगर किसी ने हेपेटाइटिस बी मतलब किसी को डिटेक्ट हो गया है तो उसके बाद ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं उसके पास? इनिशियली हेपेटाइटिस बी शुरुआत में तो यह माना जाता है कि ट्रीटेबल कंडीशन नहीं है, एंड देन इंटरफेरॉन वाज द इंजेक्शन दिया जाता था इंटरफेरॉन का, बट उसमें साइड इफेक्ट्स काफ़ी कॉमनली होते थे। कैसे साइड इफेक्ट्स? क्योंकि ये इंटरफेरॉन जो एक्ट करता था वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता था। तो उसी तरह के सिम्टम होते हैं जैसे कि फ्लू में सिम्टम्स होते हैं कि बॉडी एक होना, फीवर होना एंड जॉइंट्स पेन होना, ये बहुत कॉमन होता था। अच्छा। तो इंटरफेरॉन इनिशियल स्टेज में दिया जाता था, लेकिन अब आज की तारीख में 2 दवाइयाँ जो कि मुंह से ही खाई जाती हैं और काफ़ी सेफ हैं, वो यूज़ की जाती हैं। वो काफ़ी इफेक्टिव हैं और लंबे समय के लिए भी दी जा सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। जो ये दवाओं का डोज है ये कैसे डिपेंड करता है कि हेपेटाइटिस भी कितना वर्स हो चुका है या फिर कितने दिनों का कोर्स चलता है? कुछ कंडीशन में तो ये हेपेटाइटिस बी इवन लाइफ लॉन्ग भी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। अगर पेशेंट को पहले से ही सिरोसिस हो गया है और हेपेटाइटिस बी है, क्योंकि अगर हम इनका मैकेनिज्म जो है हेपेटाइटिस बी वायरस की दवाइयों का, ये वायरस को केवल सप्रेस करते हैं। अच्छा। क्योंकि वायरस जो होता है वो लीवर के में जाने के बाद जो हमारा डीएनए उससे घुल मिल जाता है और उसको मिलके वो बना लेता है सीसीसी डीएनए, और सीसीसी डीएनए जो होता है वो बॉडी से नहीं निकल पाता है आजकल की जो भी दवाइयाँ अवेलेबल है। तो इसलिए हमें उसको सप्रेस करके रखना होता है, क्योंकि जितना वायरस डिवाइड होता रहेगा उतना ही वो लीवर को डैमेज करता रहेगा। तो डैमेज प्रिवेंट करने के लिए हमें वायरस को सप्रेस करके रखना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ कंडीशन में इसको इवन लाइफ लॉन्ग भी देना पड़ता है, लाइफ लॉन्ग भी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। ओके। तो जैसे अगर आपने कहा था कि वर्स एकदम
लिवर डैमेज हो चुका है तो लिवर ट्रांसप्लांट तक की भी ज़रूरत पड़ती है। पड़ती है। तो इन 2 ट्रीटमेंट्स के अलावा भी कोई और ट्रीटमेंट है या सीधे लिवर ट्रांसप्लांट? आज की तारीख में केवल ये 2 दवाइयाँ और ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन है। बाकी और सब जो भी ट्रीटमेंट है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, क्योंकि अगर आपको सिरोसिस हो गया, उसके कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, पेट में पानी बन रहा है, तो उसके लिए हम दवाई दे सकते हैं। बेहोशी गफलत हो रही है, उसके लिए हम दवाई दे सकते हैं। तो लिवर ट्रांसप्लांट की फिर ज़रूरत कब पड़ती है? लिवर ट्रांसप्लांट 2 कंडीशन में पड़ती है। एक तो कंडीशन अगर आपका एक्यूट इन्फेक्शन ने आपको लिवर फेल कर दिया है तो तुरंत उसकी कंडीशन में। दूसरा होता है कि आपको एडवांस सिरोसिस हो गई है, उसके कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं और दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहे, तो उसके लिए ट्रांसप्लांट। और तीसरा कंडीशन होती है कि अगर लिवर में कैंसर हो गया है और एक छोटा सा ही लीजन है और आपका लीवर पूरा डैमेज है, तो उस कंडीशन में हम ट्रांसप्लांट करके दोनों बीमारियां ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें सिरोसिस भी और लीवर कैंसर भी। ओके। तो 3 कंडीशन हो गई जिसमें कि हम ट्रांसप्लांट करते हैं, पल्मोनरी फेलियर, सिरोसिस एंड लिवर कैंसर। तो जैसे आपने कहा ना कि ये तीनों में की जाती है, तो इससे लिवर तो पूरा डैमेज हो चुका होता है, तो लिवर निकाल लिया जाता है या फिर उसी डैमेज लिवर को ही ट्रीट किया जाता है? अगर बहुत ज़्यादा लिवर डैमेज हो गया और वो बॉडी को सपोर्ट नहीं कर सकता है तो फिर वो नया लिवर ही लगाना पड़ता है। और ये लिवर ट्रांसप्लांट का ही प्रोसीजर होता है? लिवर ट्रांसप्लांट। तो तुरंत डोनर या रिसीवर मिल जाते हैं या उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है? 2 तरह के डोनर होते हैं। एक तो होता है कि लाइव रिलेटेड डोनर, जैसे कि आपके रिश्तेदार खुद लीवर दें और वो हम लीवर ट्रांसप्लांट के लिए होते हैं। एक होता है कि डिजीज डोनर, जिसमें कि कोई ब्रेन डेड पेशेंट है जिसने अपना लीवर डोनेट किया है और वो हम। तो इंडिया में मेनली जो अभी हो रहा है लाइव रिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट होता है। तो उसमें अगर रिश्तेदार तैयार हैं, उनका ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है, तो हम तुरंत ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। जैसे अगर लीवर फेल हो रहा है, इट्स इमरजेंसी कंडीशन, उस कंडीशन में हमें तुरंत भी लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। ओके। तो फिर जो उनको लिवर मिला होता है, तो क्या उनका पूरा लिवर मिल गया होता है या पार्ट ऑफ लिवर? उसमें से हम थोड़ा सा लिवर पार्ट लेते हैं, जितना कि दोनों डोनर के लिए भी और रेसिपिएंट दोनों के लिए सस्टेन करने के लिए जरूरत होती है। तो अगर जैसे उन्होंने मान लीजिए आपने लिवर ट्रांसप्लांट कर दिया, पेशेंट का नया लिवर उनको लग गया, तो अब उस लिवर में दोबारा हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस हैं? नहीं, उसमें चांसेस उसके लिए हम पहले से ही उसको वैक्सीनेट करके रखते हैं ताकि उसको दोबारा से हेपेटाइटिस बी ना हो। क्योंकि बॉडी में वायरस रहता है ट्रांसप्लांट करने के बाद भी, तो उसके लिए हमें उसके ट्रीटमेंट करते रहना पड़ता है ताकि वो नया लिवर इन्फेक्ट ना हो उससे। ओके। तो जैसे क्या फिर अगर हेपेटाइटिस बी हो गया तो लाइफ टाइम ट्रीटमेंट चलता है? यस, लाइफ टाइम ट्रीटमेंट। तो उसमें मेडिकेशंस ही होते हैं या फिर इंजेक्शन या कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा केयर? मेडिकेशन ट्रीटमेंट होता है, दवाइयाँ ही खानी ट्रीटमेंट होती है। तो दवाइयाँ लाइफ टाइम चल सकती हैं अगर हो गया तो फिर बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी रहता है कि अगर जिन्हें हेपेटाइटिस बी हो गया, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो डे टू डे की नॉर्मल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। आप नॉर्मल लाइफ रह सकते हैं, नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी आप कर सकते हैं, आप अपने वर्क पूरी तरह से कर सकते हैं। इसमें ओनली इशू है कि आप ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकते हैं, आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, या आप उस हाई रिस्क प्रोफेशन में जैसे मेडिकल प्रोफेशन में हैं, या आप लैब से रिलेटेड प्रोफेशन है उसमें नहीं आप पार्टिसिपेट कर सकते। ओके। अच्छा, प्रेगनेंसी में भी कोई कॉम्प्लिकेशन आते हैं अगर ऐसे पेशेंट प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो? मेल और फीमेल दोनों? अगर मेल से यूजली फादर से बच्चे में स्प्रेड नहीं होता है, मदर से स्प्रेड होता है, तो उसमें यूजली ये रहता है कि अगर हमने स्क्रीनिंग की है और पॉजिटिव है तो हम उसको पहले से ही दवाई देकर ट्रांसमिशन प्रिवेंट कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि 12 से 24 घंटे में बच्चे को एक इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन लगता है टू प्रिवेंट। तो ये दोनों मिलके रफली 100% प्रोटेक्शन कर देते हैं, बच्चे को स्प्रेड नहीं होता इन्फेक्शन। ठीक है। तो जैसे अगर दवाइयों का एक कोर्स चल रहा है, लाइफ टाइम ही चल रहा है, बीच में अगर मिस हो गई तो क्या फिर आने के चांसेस है हेपेटाइटिस बी? या हाँ, जैसे मैंने बताया कि ये केवल ना वायरस को सप्रेस करता है, बॉडी से क्लियर नहीं करता, पूरी तरह से खत्म नहीं करता है। तो इसलिए उसमें अगर आप दवाई बंद करते हैं तो ये आपको नुकसान भी दे सकता है, क्योंकि अगर वायरस जब सडनली रिएक्टिवेट होगा तो ये आपके एक साथ लीवर को डैमेज कर सकता है। ओके। तो इन दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं क्योंकि हम इतने लंबे टाइम तक खा रहे हैं? ये देखा गया कि ये लंबे समय तक खाने के बाद भी इस दवाइयों में कोई बहुत ज़्यादा सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्वाइट सेफ है और लंबे समय तक दी जा सकती है। ओके डॉक्टर, तो हमने अभी ट्रीटमेंट वगैरह की बात कर ली, तो क्या हेपेटाइटिस बी के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल है? हेपेटाइटिस बी के लिए बहुत अच्छी इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है, काफ़ी लंबे समय से अवेलेबल है। और इवन इंडियन गवर्नमेंट ने जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें भी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन को इनकॉर्पोरेट कर लिया ताकि इनिशियल स्टेज में ही बच्चों को ये वैक्सीन मिल सके और हम आगे जनरेशन में ये स्प्रेड ना हो पाए। ओके। तो वैक्सीन के बारे में थोड़ा बताइए कि वैक्सीन की डोजेस कितनी हैं, कब लगवानी चाहिए, कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है?
नॉर्मली हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का जो 3 डोज का कोर्स होता है, इसको इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है, यूजली आर्म्स में देते हैं डेल्टाइड इंजेक्शन। और ये 3 डोज होती है, एक 0 मंथ, एक 1 मंथ और एक 6 मंथ। तो 3 डोज 6 महीने के गैप पर लगाई जाती हैं। ठीक है, और कौन से एज ग्रुप में लगाई जाती हैं या किसी भी एज न्यू बॉर्न से हम शुरू कर सकते हैं। न्यू बॉर्न क्योंकि मैंने कहा कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में अडॉप्टेड है, तो हम न्यू बॉर्न से शुरू करते हैं और उनको तो बर्थ के अगले दिन ही हम लगाना ही 0 डे मानकर उसको एक डोज दे देते हैं। और एडल्ट में किसी भी एज तक हम ये डोज दे सकते हैं। ओके, और कितना इफेक्टिव है ये वैक्सीन हेपेटाइटिस बी के? 3 डोज का कोर्स जो है ये 95% तक इफेक्टिव है। ओके, तो ऐसे केसेस हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद भी हेपेटाइटिस बी हुआ है किसी को? बहुत रेयरली ऐसा होता है कि वो अगर यूजली ये होता है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, जैसे कि पेशेंट किडनी के मरीज होते हैं जो कि डायलिसिस में है, उसमें ये देखा गया कि ये इतना अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स नहीं करती है, तो उस केसेस में हम लोगों को इनकी डोज बढ़ाकर और ज़्यादा डोज लगाकर उसकी और ज़्यादा डोज देनी पड़ती हैं, ताकि उतना ही रिस्पॉन्स आ सके जितना कि आम आदमी को 3 डोज उससे आता है। तो अगर कोई इम्यूनो सप्रेस्ड है या किडनी के मरीज हैं पहले से, तो उनको ये प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज 3 डोज काफ़ी है। ठीक है, तो वैक्सीन का भी कोई साइड इफेक्ट है या नॉर्मल है? जैसे किसी भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे बुखार आना, जोड़ों में दर्द होना या शरीर में दर्द होना, ये आम हल्के से सिम्टम्स होते हैं, जिसके लिए अगर होते हैं तो एक पैरासीटामोल की गोली खाकर भी आराम मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या जो सिम्टम्स दिखते हैं या साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये बताते हैं कि हमारे शरीर में वैक्सीन ने काम करना शुरू कर दिया है? क्योंकि ये जितने भी सिम्टम्स होते हैं इम्यून सिस्टम होते हैं, तो इम्यून सिम्टम्स होते हैं, तो ये शो करते हैं कि हाँ, बॉडी वैक्सीन को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही है, उसका रिस्पॉन्स कर रही है। ठीक है, अच्छा, और जिनको जैसे अदर प्रॉब्लम्स है, लाइक हार्ट रिलेटेड, आपने जैसे कहा कि किडनी है, डायलिसिस पे चल रहे हैं वो, तो अगर उन्हें हार्ट रिलेटेड कोई इश्यू है, डायबिटीज़ है या कोई और बॉडी ऑर्गन अफेक्टेड है उनका ऑलरेडी, क्या उन पर भी वैक्सीन इतना ही इफेक्टिव होगा या डोजेस बढ़ाने पड़ेंगे? अगर इम्यून सप्रेशन दवाइयाँ नहीं चल रही हैं, इम्यून सप्रेस नहीं है, तो ये वैक्सीन उतनी ही इफेक्टिव है। अच्छा, और पहले से अगर कोई मेडिकेशन चल रही है तो किसी चीज़ की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने यहाँ पे इम्यून की इतनी ज़्यादा बात की है, तो क्या हेपेटाइटिस बी के लिए इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है उसके लिए। क्योंकि वो इनिशियल इंजरी जो होती है वो डायरेक्ट वायरस की वजह से, और बाकी जो जितनी भी इंजरी है, जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है, वो उसी की वजह से ही इंजरी होती है। ओके, तो हमारा इम्यूनिटी कब तक फाइट कर सकता है हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट? इम्यून सिस्टम तो हमेशा वायरस के अगेंस्ट एक्टिव रहता है, बट कुछ लोगों में जिनमें इतना एक्टिव रिस्पॉन्स नहीं रहता, उन्हीं में ही फिर ये आगे चल के क्रॉनिक स्टेज में पहुंचा देता है। ओके, तो जैसे वही है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें हेपेटाइटिस बी हो गया, उसके बाद भी वो बहुत इजीली ट्रीटेबल हो जाता है, सही हो जाते हैं, और कुछ लोगों में केसेस एकदम वर्स हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो अगेन ये इम्यून सिस्टम पे ही रिस्पॉन्स पे ही डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बिहेव करता है, वायरस को कैसे क्लियर करने की कोशिश करता है। ठीक है, और अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हो गया, तो मिनिमम कितने दिनों में वो इंसान ठीक हो सकता है और मैक्सिमम क्या पॉसिबिलिटीज है? मिनिमम, या अगर किसी एडल्ट में हम देखें तो यूजली अगर एक्यूट वायरल इन्फेक्शन हुआ हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड, तो 6 मंथ में 90% केसेस क्लियर हो जाते हैं। तो दवाइयाँ फिर भी कंटिन्यू करनी होती हैं? उस केस में दवाई की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वही उसको क्लियर कर देता है। अच्छा, केवल 10% केसेस में वो क्रॉनिक स्टेज में जाता है, और तब हमें उसके लिए दवाई देनी पड़ती है। तो उन पेशेंट्स को कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है? अगर उनमें फिर सिरोसिस डेवलप हो गई है या उसके कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, तब उनको स्पेशल केयर की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज जरूरत नहीं होती। तो स्पेशल केयर क्या है? जैसे कोई डाइटरी चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस? डाइटरी चेंजेस इंक्लूडेड होते हैं कि सपोज अगर किसी के पेट में सिरोसिस की वजह से पानी है, तो हम उसको यूजली नमक कम खाने की सलाह देते हैं कि नमक का परहेज करें। अच्छा। और प्रोटीन डाइट ज़्यादा लें। इसी तरह से अगर कोई बेहोशी गफलत में जा रहे हैं, तो उसमें हम कभी कभी कहते हैं कि प्रोटीन की मात्रा थोड़ा कम करें और नॉर्मल डाइट ज़्यादा लें। अच्छा, तो क्या डाइट का भी रोल है हेपेटाइटिस बी के होने में? डाइट का ऐसा सच कोई रोल नहीं, ये केवल कॉम्प्लिकेशन होने के बाद ही डाइट का रोल आता है। और जैसे अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हो गया, तो कुछ चीज़ें मना हो जाती हैं खाने से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सब चीज़ खा सकते हैं, खाने के लिए कोई मनाही नहीं होती। ठीक है, तो मतलब आप जैसे कह रहे थे ना कि नमक कम, प्रोटीन ज़्यादा, वो तब करते हैं जब पेशेंट को सिरोसिस हो गया है और उसकी वजह से पेट में पानी आना शुरू हो गया है। क्वाइट एडवांस डिजीज हेपेटाइटिस बी, जिसने सिरोसिस के साथ साथ उसके कॉम्प्लिकेशन भी करना शुरू कर दिया, तब हमें इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, आपने जैसे कहा कि अर्ली स्टेजेस में अगर इंसान में ट्रीटेबल हो तो वो सही हो सकता है, मेडिकेशंस बंद कर दी जा सकती है। अगर एकदम सीवियर स्टेज में चला गया तो सिरोसिस, कैंसर या फेलियर में प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी वजह से हेपेटाइटिस बी के कारण डेथ भी हो सकती है। डेफिनेटली, अगर लीवर सिरोसिस
इज हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड सिरोसिस इज कॉमन कारण जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। और ये देखा गया है कि रफली 6 लाख डेथ पर ईयर इंडिया में हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड होती हैं। अच्छा, तो ये तो बहुत ज़्यादा आंकड़ा है इसका, काफ़ी हाँ। ज़्यादा बड़ा है। तो क्या वैक्सीनेशन के लिए कोई ऐसे हैं कि लोगों को अवेयर किया जा सके कि आप अपने न्यूबॉर्न को लगाएं ही, या नॉर्मल लोग अगर जैसे हम और आप हैं तो क्या हम कभी भी जा करके लगा सकते हैं वैक्सीन ताकि इससे बचा जा सके? न्यू बॉर्न को तो क्योंकि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में तो हमने लगा इंक्लूड किया तो उनको तो अब लग रहा है, लेकिन उसको यही है कि कुछ इंडिया में देखा गया कि कुछ ट्राइबल एरियाज हैं जिनमें की प्रेवलेंस इवन 15% तक है अच्छा। हेपेटाइटिस बी की। तो मे बी वन रीज़न कुड बी कि उनको वैक्सीनेशन का स्प्रेड इतना नहीं पहुंचा है, या उनकी कुछ सोशल प्रैक्टिसेस होती हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा हो सकता है। तो एक तो यूनिवर्सल वैक्सीनेशन इज मस्ट की हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट करने के लिए। जहाँ तक एडल्ट का सवाल है, अगर आपकी फैमिली में किसी को हेपेटाइटिस बी हुआ है तो फिर उस फैमिली के सभी मेंबर्स को एक बार टेस्ट करा लेना चाहिए, और अगर वो निगेटिव आते हैं तो उनको सबको वैक्सीन लगा लेना चाहिए। और पॉजिटिव आने के बाद भी वैक्सीन का इफेक्टिव है? पॉजिटिव आने के बाद वैक्सीन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि यह उसके बाद कोई रोल नहीं वायरस ऑलरेडी आपकी बॉडी में पहले से ही है, ये उसको कोर्स को कोई इफेक्ट नहीं करती उसके नहीं करता है। तो अगर आपको हेपेटाइटिस बी नहीं हुआ है या फैमिली हिस्ट्री में नहीं है हेपेटाइटिस बी, तो आप पहले वैक्सीन लगाएंगे तो इफेक्टिव है। अगर हो गया है तो फिर वैक्सीन का कोई रोल नहीं है। कोई रोल नहीं है। अगर ट्रीटमेंट की ही बात करते हैं तो मतलब आपने बताया था कि डेथ भी होती है इसके कारण, तो आपने कोई ऐसे पेशेंट हैंडल किए हैं जो हेपेटाइटिस बी के कारण इस सिचुएशन में पहुंच गए? किसी भी लीवर क्लिनिक में हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड सिरोसिस के पेशेंट अक्सर आते ही रहते हैं, और उनमें जब एडवांस डिजीज हो जाए कि पेशेंट को जो कारण होते हैं यूजली डेथ के कि एडवांस सिरोसिस है, उसकी वजह से खून की उल्टी हुई, उसकी वजह से डेथ हो सकती है, या लीवर इतना ज़्यादा डैमेज हो गया कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे और किसी वजह से ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा है। अच्छा। तो उस केस में एडवांस डिजीज़ की वजह से भी, लीवर फेल होने की वजह से भी डेथ हो सकती है। तीसरा कारण होता है कि लीवर कैंसर की वजह से भी डेथ हो सकती है। तो लिवर कैंसर में क्या ट्रीटमेंट जैसे कैंसर में कीमोथेरेपीज वगैरह दी जाती हैं वैसे ही होता है, या हेपेटाइटिस बी के कारण लिवर कैंसर हुआ है तो ट्रीटमेंट अलग होगा इसका? नहीं, ट्रीटमेंट किसी भी वजह से लिवर कैंसर उसमें सेम ही रहता है। सेम ही रहेगा। तो अगर जैसे सिरोसिस है, कैंसर है या लिवर फेलियर वाले लोग हैं, तो इनमें क्या लास्ट लिवर ट्रांसप्लांट है या इनमें भी दवाइयों से ठीक किया जा सकता है? अगर एडवांस डिजीज है और इनिशियल पहले से ही वायरस के लिए दवाई ले रहे हैं तो लिवर ट्रांसप्लांट फिर एक ही ऑप्शन बचता है। एक ही ऑप्शन बचता है। तो इंडिया में जैसे इतने ज़्यादा केसेस हैं हेपेटाइटिस बी के, कोई एक स्पेसिफिक रीजन है जहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा हैं? जैसे मैंने बताया कि ट्राइबल एरियाज में प्रेवलेंस काफ़ी हाई है बिकॉज ऑफ उनके सोशल प्रैक्टिस जो होती हैं कुछ और वैक्सीनेशन प्रॉपर शायद ना हो पाता हो उनको, तो इस वजह से। अदरवाइज इंडिया में जो प्रेवलेंस है 2 to 10% प्रेवलेंस है ऑल ओवर इंडिया, बट ट्राइबल एरियाज में इवन 15% भी प्रेवलेंस है। ओके। अच्छा डॉक्टर, ये बताइए कि क्या हेपेटाइटिस बी किसी और बीमारी को भी ट्रिगर कर सकता है? हेपेटाइटिस बी नॉर्मली तो केवल लीवर को ही अफेक्ट करता है, बट कुछ ऑटो इम्यून डिजीज को ये क्रिएट कर सकता है। जब एक्यूट इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से ऑटो इम्यूनिटी की वजह से कुछ डिजीज हो सकती हैं। जैसे एक कंडीशन होती है पॉलीआर्टाइटिस नोडोसा, जिसमें कि नसें इन्वॉल्व हो जाती हैं और किडनी इन्वॉल्व हो जाती है। अच्छा। इट कैन ट्रिगर दैट सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स कि उसमें उसकी वजह से ये बीमारियां हो सकती हैं। अच्छा। और जैसे जिसको पहले ऑलरेडी कोई बीमारी है, अगर वो हार्ट का पेशेंट है या वो मतलब अगर डायलिसिस पे ही चल रहा है या उसको कोई और भी बहुत ज़्यादा बड़ी कॉम्प्लिकेशन या कैंसर ही है, तो क्या फिर भी हेपेटाइटिस बी होने के बाद लिवर सिरोसिस, फेलियर और कैंसर में तब्दील हो सकता है? ये डिपेंड करता है कि किस स्टेज में आपने हेपेटाइटिस बी आया है। और ये भी देखा गया है कि जो अगर आपके किडनी के मरीज पहले से डायलिसिस में, उनमें अगर हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन होता है तो आम आदमी को जैसे सिरोसिस होने में 20 से 30 साल लगते हैं, उनको केवल 4-5 साल में भी सिरोसिस हो सकता है। अच्छा। तो उनमें जो रैपिडिटी ऑफ प्रोग्रेशन है वो फास्ट हो जाती है, तो इसलिए बीमारी जल्दी ही हो सकती है। ओके। तो जो भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं ऑडियंस, अगर वो चाहते हैं कि उन्हें हेपेटाइटिस बी ना हो, तो प्लीज़ बताइए कि वो कौन से प्रिकॉशंस आज से ही अपनी लाइफस्टाइल में ले सकते हैं? जो जिसमें होता है कि इसको स्प्रेड जो होता है ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, तो अगर आपके परिवार में किसी को ब्लड मिल रहा है तो प्रॉपर ब्लड बैंक से स्क्रीन करके तभी ब्लड मिला है, ऐसे ही किसी डोनर से लेके या अनस्क्रीन ब्लड ना ट्रांसफ्यूज हो, पहला। दूसरा, मदर की स्क्रीनिंग जरूर कराएं, वेदर आपकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है या नहीं, बट मदर का प्रेगनेंसी में जरूर टेस्ट कराएं, और अगर वो पॉजिटिव हैं तो उनका प्रॉपर इलाज कराएं ताकि उनसे
बच्चों को स्प्रेड ना ना हो। बच्चे के केस में आप प्रॉपर वैक्सीनेशन कराएं क्योंकि इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है। और अगर आपके परिवार में किसी को हेपेटाइटिस बी होता है तो पूरे परिवार की स्क्रीनिंग जरूर कराएं, और अगर उनमें से कोई पॉजिटिव है तो इलाज कराएं, और नेगेटिव है तो सबका वैक्सीनेशन जरूर कराएं। ओके, तो जैसे आपने कहा ना कि ब्लड बैंक से भी फैल सकता है, तो क्या नीडल्स वगैरह भी हैं? नीडल्स प्रिक के कारण भी फैलता है हेपेटाइटिस बी? नीडल प्रिक से फैलता है। तो टैटू जो लोग करवाते हैं, टैटू एक इंपॉर्टेंट सोर्स आज की डेट में हेपेटाइटिस बी के फैलने, और जो पियर्सिंग कराते हैं जो लोग, पियर्सिंग से भी फैल सकता है। अगर वो दूषित नीडल है। एक दूसरा सोर्स जो हम लोग देखते हैं कि जैसे आप बार्बर के यहाँ शेविंग कराने गए, अच्छा। और अगर उसने ब्लेड प्रॉपर्ली साफ नहीं किया है या रेजर साफ नहीं किया है, तो अगर उसने किसी दूषित ब्लड पर्सन की बनाई है तो उससे भी आपको स्प्रेड हो सकता है। अच्छा। तो ये प्रिकॉशन आपको लेना पड़ेगा कि वहाँ पर कि वो ब्लड को जो ब्लेड है उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करें और फ्रेश ब्लेड यूज करें। अच्छा, ओके। और जैसे जो लोग ड्रग अब्यूज, जो लोग होते हैं ड्रग एडिक्ट, उनमें भी फैल सकता है क्योंकि वो लोग मोस्टली एक ही नीडल से यूज कर रहे हैं तो हो सकता है। अच्छा, अगर जैसे कोई लोग खून देने जाते हैं या फिर कोई नॉर्मल टेस्टिंग भी कराते हैं तो वहाँ पर भी उनको इंजेक्शन लगाया ही जाता है, तो अगर वो इंजेक्शन अच्छे से क्लीन ना किया गया हो तो क्या उससे भी फैल सकता है? देखिए, ये दूषित नीडल से होगा। अगर नीडल दूषित है तो उससे किसी भी तरीके से, चाहे आप टैटूइंग करें या पियर्सिंग करें या बार्बर रीजर है या ब्लड बैंक में कहीं भी हैं, तो वहाँ पर हो सकता है। ओके, तो आप जैसे डॉक्टर है, आप इस प्रोफेशन में ही हैं, आप लोग सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पर होते हैं, डेली आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं, तो आप क्या प्रिकॉशंस लेते हैं कि खुद को बचा सकें? जब भी हमारे कोई भी इस तरह के मरीज आते हैं जिनको कि इन्फेक्शन स्प्रेड होने जाते हैं उनको, तो उसमें एक यूनिवर्सल प्रिकॉशंस होती हैं, एक गाइडलाइंस होती हैं कि हमको वो फॉलो करनी होती हैं ताकि उनसे हमको स्प्रेड ना हो इन्फेक्शन। ओके। और अब जैसे डिस्पोजेबल सिरिंज यूज़ होना शुरू हो गया है या ब्लड सैंपल कलेक्शन के लिए वैक्यूम क्लीनर हो गया है, तो ये मेथड है जिनसे कि स्प्रेड काफ़ी कम हुआ है। बट स्टिल जो कुछ जगह पर होता है कि अनस्क्रीन अगर ब्लड चला गया है तो ये चांसेस रहते हैं। अदरवाइज ब्लड बैंक में अब जो टेस्टिंग है काफ़ी इंप्रूव हो गई है। पहले ये होता था कि टेस्टिंग इतनी एडवांस नहीं थी तो स्प्रेड होने के चांसेस रहते, तो अब काफ़ी सेफ है, तो उसमें काफ़ी प्रिकॉशन है और चांसेस भी कम होते हैं। चांसेस काफ़ी कम। ओके, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े, आपने हेपेटाइटिस बी के बारे में इतने ब्रीफली सब कुछ एक्सप्लेन किया, टेस्ट हो, सिम्टम्स हो, कारण क्या हो सकते हैं, वैक्सीनेशन के बारे में बताया। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप जुड़े हमारे साथ इस सेशन में। थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हेपेटाइटिस बी के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल MDT लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।